Good morning students, how are you all? So beta, today we will discuss the quantum mechanical model of atom. After studying the dual behavior of matter and Heisenberg uncertainty principle, so Werner Heisenberg and Erwin Schrödinger, these two scientists developed a new model of atom, or instead you can say a new branch of science which we call quantum mechanics. जैसे मैंने पहले डिस्कस किया था आप लोगों के साथ कि इनिशियली जो पहले वाला पोर्शन हम करके आए हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, जिसमें रदरफोर्ड मॉडल, जे थॉम्सन मॉडल, बोहर मॉडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा आप लोगों ने किया, ये सारे का सारा क्लासिकल मैकेनिक्स का पार्ट है, द ब्रांच ऑफ साइंस क्लासिकल मैकेनिक्स बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ये क्या करती है? सक्सेसफुली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ ऑल मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। जितने भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स उन सभी की मोशन के बारे में डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करवाती है क्लासिकल मैकेनिक्स, सच एज फॉलिंग स्टोन, ऑर्बिटिंग प्लैनेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जिनका बेसिकली पार्टिकल बिहेवियर रहता है, जो वेव नेचर शो नहीं करते, उनके बारे में ये डिस्क्राइब करती है क्लासिकल मैकेनिक्स। तो जो पहले वाली स्टडीज़ थी वो सारी की सारी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंगली ही हो रही थी। ठीक है, जिसकी वजह से ये लिमिटेशंस राइज हो रही थी, जैसे बोहर्स मॉडल की लिमिटेशन हो गई, या जिसकी वजह से नए कुछ कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाए गए, जैसे डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो था। It fails to explain when applied to microscopic objects like electron, atoms, molecules। उस केस में ये रूल्ड आउट हो गई, डिस्क्रिपेंसीज ऑब्टेन हुई। क्यों? बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर। दिस इज द मेन क्राइटेरिया, आप ये कह सकते हो मेन कॉज था ये क्लासिकल मैकेनिक्स के फेलियर का, कि उन्होंने ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को डिस्कस ही नहीं किया, वो सिर्फ पार्टिकल टाइप नेचर को ही डिस्कस करते थे। दिस मेनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट क्लासिकल मैकेनिक्स इग्नोर द कंसेप्ट ऑफ ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर, स्पेशली किसके लिए? जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जिनके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं इस चैप्टर में, स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। सो द ब्रांच ऑफ साइंस दैट टेक्स इनटू अकाउंट दिस ड्यूल बिहेवियर ऑफ मैटर इज कॉल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। नई जो ब्रांच ऑफ साइंस इंट्रोड्यूस करवाई गई आफ्टर स्टडिंग डी ब्रोगली दैट ड्यूल नेचर ऑफ मैटर बाय एरविन श्रोडिंगर एंड वर्नर हाइजेनबर्ग, दैट वाज क्वांटम मैकेनिक्स। क्या था ये? थ्योरेटिकल साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशंस ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स। ये ब्रो ब्रांच ऑफ साइंस है जो स्टडी करती है, जो डील करती है with the study of this say study of motions of the microscopic particles that have both observable wave like and particle like properties। कहने का मतलब क्वांटम मैकेनिक्स दोनों चीज़ों को कंसिडर, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर को कंसिडर करके चलती है, जस्ट पार्टिकल लाइक नहीं, वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ को भी स्टडी करती है क्वांटम मैकेनिक्स जो है आपके पास। ओके, इट इज स्पेसिफाइज द लॉज ऑफ मोशन दैट क्या दैट दीज ऑब्जेक्ट्स ओबे। ओके, जो इन ऑब्जेक्ट जो डिफरेंट लॉज या जनरलाइजेशन जो ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल ओबे करते हैं। सो व्हेन क्वांटम मैकेनिक्स इज अप्लाइड टू माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स फॉर विच वेव लाइक प्रॉपर्टीज आर इनसिग्निफिकेंट। जैसा हमने डिस्कस किया, ये दो कंसेप्ट डिस्कस करके आए हो आप, कौन कौन से? डी ब्रोगली कंसेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। डी ब्रोगली कंसेप्ट में हमने क्या डिस्कस किया था कि माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए जो डी ब्रोगली वेवलेंथ प्रोड्यूस होती है वो सिग्निफिकेंस है, दैट इज मेजरेबल होती है, मेजरेबल, उसको हम मेजर कर सकते हैं, नोटिसेबल। ठीक है, लेकिन जब वेव लेंथ डी ब्रोगली वेवलेंथ फाइंड करते हैं मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए लाइक बॉल वगैरह के लिए, तो वहाँ पे जो वेवलेंथ हमारे पास प्रोड्यूस होती है दैट इज़ टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड, वो वेरी वेरी स्मॉल होती है, 10⁻⁻34, 10⁻30 मीटर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है जी। सिमिलरली हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए अप्लाई किया गया तो वो वैलिड था, मतलब
it has some significance, but for macroscopic particle does not have any significance because क्यों? क्योंकि जो हमारे पास अनसर्टेनिटी पोजीशन एंड मोमेंटम अपडेट हो रही थी दैट आर टू स्मॉल टू बी प्रेडिक्टेड, वो इतनी ज़्यादा स्मॉल वैल्यू होती है कि उसको हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते, दैट इज़ द केस। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए दीज टू जनरलाइजेशंस आर सक्सेसफुल, दैट इज हैव ग्रेट सिग्निफिकेंस, ओके, बट नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल, क्योंकि वहाँ पे जो मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो वेव लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो निग्लिजिबल होते हैं, नाम मात्र के बराबर, ओके। वही चीज़ें यहाँ पे डिस्कस की गई हैं। और एक सिग्नल द रिजल्ट्स आर द सेम एज दोज फ्रॉम द क्लासिकल मैकेनिक्स, ये सेम वही थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स में प्रोड्यूस किए गए थे, जो वहाँ पे स्टडी वगैरह किए गए थे। क्वांटम मैकेनिक्स जैसे मैंने बोला किसने डेवलप किया इसको इंडिपेंडेंटली इन 1920, इंडिपेंडेंटली मतलब इनके कोवर्कर्स वगैरह नहीं थे, अपने आप इंडिपेंडेंटली इन 1926 बाय वर्नर हेज़लबर्ग एंड एर्विन श्रोडिंगर। ये दो साइंटिस्ट जिनको क्वांटम मैकेनिक्स की स्टडी का क्रेडिट जाता है, दीज आर द टू साइंटिस्ट वो इंडिपेंडेंटली गेव क्वांटम मैकेनिक्स, आप ये बोल सकते हैं, a new branch of science which deals with the study of dual behavior of matter, you can see. So however we shall be discussing the quantum mechanics which is based on the ideas of wave motion. The fundamental equation for the quantum mechanics was developed by Schrödinger, Erwin Schrödinger ने actually 3-dimensional representation of electron present in atom को स्टडी किया और वहाँ से एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करवाई, द सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन in 3D space, that is along x-axis, along y-axis and along z-axis, how electron clouds behaves. Heisenberg ने बोला था ना क्या कि it is not possible to determine the exact position and momentum of any microscopic particle like electron with certainty. फिर कर क्या सकते हैं? However, we can determine only the most probable region, the most probable space around the nucleus where electron can exist. हेज़लबर्ग ने बोला हम एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन मोमेंटम फाइंड नहीं कर सकते, हम सिर्फ क्या फाइंड कर सकते हैं, एक मोस्ट प्रोबेबल स्पेस फाइंड कर सकते हैं अराउंड द न्यूक्लियस जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। जस्ट लाइक हनी बीज की एक पर्टिकुलर हनी बी को लोकेट करना मुश्किल होता है। अगर आपने कभी हनी बीज का झुंड देखा हो, हनी बीज का ग्रुप देखा हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करने की हम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन हनी बी, फाइंडिंग अ हनी बी कहाँ पे होती है, नियर हनी बी कॉम, वहीं पे रहेगी वो उसके आसपास। तो हनी बी कॉम को आप एक न्यूक्लियस मान लीजिए और हनी बीज जो हैं मक्खियाँ उनको आप इलेक्ट्रॉन मान लीजिए। अब एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को डिटेक्ट करना इट इज़ नॉट पॉसिबल, वो किस स्पीड से जा रही है, किस पोजीशन पे मूव कर रही है, दैट कैन नॉट बी डिटरमिन्ड इफ वी कंसिडर दैट हनी बी लाइक एन इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब वो बहुत सारी हनी बीज एक पर्टिकुलर एरिया में रहेंगी तो वहाँ पे हमारे लिए इजी रहेगा टू डिटेक्ट द स्पेस, टू नो दैट पर्टिकुलर स्पेस वेयर मैक्सिमम नंबर ऑफ हनी बीज आर प्रेजेंट, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पेस। इन केस ऑफ एटम की बात अगर करें तो हाइजेनबर्ग ने बोला कि हम लोग मोस्ट प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस फाइंड कर सकते हैं वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, और इस मोस्ट प्रोबेबल स्पेस को उन्होंने नाम दिया था ऑर्बिटल। ORBITAL, ऑर्बिटल। ऑर्बिट कंसेप्ट दिया गया था बाय बोहर मॉडल। यहाँ पे जो हम डिस्कस करेंगे वो है ऑर्बिटल कंसेप्ट। ये ऑर्बिटल कंसेप्ट जो है ये हाइजेनबर्ग की देन है कि हम लोग एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, बट मैक्सिमम
ग्रुप, जो ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन उनकी मोस्ट प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस जरूर फाइंड कर सकते हैं, और उस मोस्ट प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस को नाम दिया गया ऑर्बिटल। द मोस्ट प्रोबेबल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट इज कॉल्ड ऑर्बिटल। और उस ऑर्बिटल के बारे में क्वांटिटेटिवली एक मैथमेटिकल इक्वेशन प्रोवाइड करवाई गई बाय एरविन श्रोडिंगर। The three dimension which represent the three dimensional study of electron clouds, not electron clouds, that is the orbital around the nucleus in 3D space, that is along x axis, along y axis and along z axis, including their wave characteristics as well as energetics, that is energies associated with those electrons. This was discussed by Erwin Schrödinger in his equation called Schrödinger wave equation. Okay, this equation which incorporates, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स 1933 में इस कंट्रीब्यूशन के लिए। Equation which incorporates wave particle duality of matter as proposed by Broglie is quite complex and knowledge of higher mathematics is needed to solve it. समझे? कहने का मतलब यह है कि इसके बारे में जो ये मैथमेटिकल इक्वेशन के बारे में दी गई थी हमारे सिलेबस में वो उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ यहाँ पे मैथमेटिकल सिर्फ इक्वेशन करनी है, उसके सॉल्यूशंस को स्टडी नहीं करना है। दैट इज़ बियॉन्ड आवर रीच, आप ये कह सकते हैं। वो हायर स्टडीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये थी आपके पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। क्या था ये? फॉर अ सिस्टम जैसे एटम हो गया या मॉलिक्यूल हो गया, whose energy does not change with the time, श्रोडिंगर इक्वेशन इज रिटन एज, ये आपकी प्रेजेंटेशन की एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई। एच कैप कांस्टेंट है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, साई पी एस आई होता है ये साई, इट मीन्स वेव फंक्शन। एच कैप साई इज इक्वल टू ई साई वेयर एच कैप इज मैथमेटिकल ऑपरेटर कॉल्ड हैमिल्टोनियन एंड साई के बारे में आप लिख सकते हो, जो साई है आपका, साई इज, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ साई, इट इज एक्चुअली क्या है ये पी एस आई है, पी एस आई। ये जो ये साई है आपका, ये दिस इज पी एस आई साई। ओके, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वेव फंक्शन बोलते हैं हम इसको सिंपली। क्लियर? इसके बारे में याद रखना है। एच कैप हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ई इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद दैट इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्लाउड। सो Schrödinger gave a recipe of constructing this operator from the expressions for the total energy of the system। ये सारे सॉल्यूशंस में डिस्कस किए गए थे, ठीक है, बियॉन्ड आवर रीच, वो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे, +1 सिलेबस में वो नहीं है कुछ भी ऐसा। The total energy of the system takes into account the kinetic energies of all the subatomic particles like electrons, nuclei, attractive potential between the electrons and nuclei, repulsive potential, etc. etc. ये सारी की सारी चीज़ें थी। एंड निकले सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन गिव्स ई एंड साई, जो इनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन थी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन की। वहाँ से हमें वैल्यूज़ मिलती हैं एनर्जी और वेव फंक्शन साई की। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये वाली जो इक्वेशन है जो यहाँ पे गिवन है, ये शॉर्ट इक्वेशन है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। जो कंप्लीट फॉर्म है वो मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करवा दी गई है, वो आप वहाँ से देख सकते हो। वो एक कंप्लीट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेव along x axis, along y axis and along z axis, including energetics of the electron cloud। तो ये आपने सिंपल आज का काम आपका यही है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को एक बार स्टडी करना है, ओके। और उसके बाद हम लोग फिर आगे फर्दर टॉपिक आपके पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट
क्वांटम मैकेनिक, दैट इज़ क्वांटम नंबर्स, ये हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो आज आप लोगों ने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही स्टडी करनी है अलॉन्ग विद डी ब्रोगली कंसेप्ट और हीज़ेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेनी है। दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।